तो हमने असहयोग आंदोलन के कारण और उद्देश्य को समझा। इसके बाद हम इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की बात करते हैं कि प्रस्ताव कब पारित हुआ, कैसे पारित हुआ। तो सितंबर 1920 जब खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा की थी कि 1 अगस्त 1920 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन समय है सितंबर 1920, यह आंदोलन चल रहा था, फिर भी उसको चरम सीमा बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कांग्रेस से इस प्रस्ताव को पास करवाना अति आवश्यक था। तो सितंबर 1920 में इसका एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय। कौन होते हैं अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन इस प्रस्ताव का क्या हुआ था? विरोध भी हुआ था। आपको पता है कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था वो कब होता था? वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में। किस माह में होता था वार्षिक अधिवेशन? प्रत्येक वर्ष जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो किस माह में हुए हैं? दिसंबर माह में हुए हैं। लेकिन ये समय कब का है? सितंबर का। यानी जब किसी भी अधिवेशन को उसके समय से पहले बुलाया जाता है तो उसको बोला जाता है विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन के समय। और इस असहयोग आंदोलन के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और इसके 2 महीने बाद दिसंबर माह में एक वार्षिक अधिवेशन जो उसका होता है वो हुआ, और उसमें भी इसको पास कर दिया जाता है, जो नागपुर में हुआ। तो लिखो पहला प्रस्ताव में क्या हुआ? पहला अधिवेशन कहां हुआ? सितंबर 1920। सितंबर 1920 कहां बुलाया गया था इस अधिवेशन को? कानपुर में। कहां पे? और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और यहीं पर असहयोग आंदोलन, और यहीं पर इसका हुआ असहयोग आंदोलन पारित हुआ। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? पारित हो गया। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कहां हुआ था? कानपुर अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, इसको लिख देना हेडिंग में, विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन इसके लिए बुलाया गया सितंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और इस आंदोलन का क्या हुआ था? विरोध भी हुआ था। यहां पर आप लिख सकते हो पारित हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ? विरोध भी हुआ था इस आंदोलन का। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इसके वार्षिक अधिवेशन, इस आंदोलन का जो वार्षिक अधिवेशन होता है दूसरा, वो होता है दिसंबर 1920 में नागपुर। यह है इसका वार्षिक अधिवेशन, जो हर साल की तरह होता है। वार्षिक अधिवेशन। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में इसका वार्षिक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है, यानी अच्छे से इसको और समझा जाता है कि और इसका विस्तार कैसे हो। कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं इसमें। अभी तक तो लोग काम कर रहे थे, वो केवल और केवल बातचीत, बोलचाल पे किए जा रहे थे। कोई उद्देश्य नहीं था किसी को कि कितने साल लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, कितने दिनों में ये पूरा होगा, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। लेकिन वार्षिक अधिवेशन में इसकी पूरी तरीके से पुष्टि की जाती है। यानी अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन पारित कब हुआ? सितंबर 1920 में। अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि कब हुई, तो वो हुई दिसंबर 1920 में। और इस समय कुछ उद्देश्य से काम किया गया। इस समय
कुछ उद्देश्य से काम किया गया। और यहां पर एक और बात स्टार्ट होती है इसमें एक तिलक, क्योंकि तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक क्या हो गई थी, मृत्यु। तो एक तिलक फंड है, उसको उसकी स्थापना हुई, तिलक फंड की स्थापना हुई। और याद रखना, तिलक फंड की स्थापना में एक ऐसा फंड हुआ स्थापना जिसमें उस समय 1 करोड़ रुपए से अधिक का फंड मिला। सोचो कि 1 करोड़ रुपए उस समय की वैल्यू क्या थी। तो इस फंड में कितने रुपए का योगदान फंड इकट्ठा हुआ, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक फंड मिला। इस असहयोग आंदोलन की पुष्टि समय उस तिलक फंड की स्थापना की गई, कब, दिसंबर 1920 में। जब इस फंड की स्थापना की गई तो कांग्रेस के कुछ कानून थे, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। जो कांग्रेस की अधिवेशन, कांग्रेस में जो कुछ नियम कानून थे उसमें क्या किए गए, बदलाव किए। लिख लो। तो कांग्रेस के ये सारी की चीज, ये देखो नागपुर अधिवेशन में बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन की पुष्टि हो गई, तिलक फंड की स्थापना हो गई। तीसरा, कांग्रेस, लिखो, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस के संविधान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या था, लिख लो पॉइंट बनाकर, सदस्यता शुल्क, जो सदस्यता शुल्क था वो 4 आना कर दिया गया। कितना आना, 25 पैसा जिसको हम बोलते थे, 4 आना कर दिया गया। और जिसकी वार्षिक आय थी 4 आना, जो दे सकता था वो इसमें सदस्य रहेगा। और उम्र कर दिया 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 4 आना वार्षिक रुपए, 4 आना पैसा देकर इसके क्या हो सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। इतना कम पैसा करने का पीछे कारण ये हो सकता था कि लोगों के समूह को इकट्ठा करना, जितना लोग सदस्य बनेगा उतना ज़्यादा अधिक काम होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लाया गया था। क्योंकि इससे पहले जो सदस्य थे वो कैसे हुआ करते थे, अमीर, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वकील है, शिक्षक है, ऐसे लोग यहां पर सम्मिलित हुआ करते थे, सम्मिलित हुआ करते थे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो उस समय सदस्यता शुल्क क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ताकि लोग ज्यादा इकट्ठे हो। लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, सदस्य बनेंगे तो और अच्छा ज्यादा फैलाव होगा, अच्छा काम होगा। तो इसलिए यहां पर सदस्यता शुल्क कितनी कर दी गई, 4 आना कर दिया गया। इसमें लिखो एक और, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। और एक 350 सदस्यीय अखिल, 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। मतलब उसमें 350 सदस्य अखिल भारतीय सदस्य जुड़े, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। तो ये चीजें यहां पर संविधान में बदलाव किया गया। और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव में कहा था, इस अधिवेशन में, कि हम अगर अच्छे से अपना काम करें तो हम इस 1 वर्ष में हमारा जो लक्ष्य है स्वराज, हम इसको हासिल कर लेंगे। ये महात्मा गांधी ने कहे थे। लेकिन फिर भी इसको 2 वर्ष लगे असहयोग आंदोलन को, और ये बंद करना पड़ा महात्मा गांधी को। किसी कारण से हमने पढ़ा कि चौरा चौरी की घटना घटी थी, जो आगे पढ़ेंगे। तो उस वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो इसकी पुष्टि के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम लोग 1 वर्ष तक अच्छे से मेहनत करें तो हम इस आंदोलन को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम पा सकते हैं, अपने जो लक्ष्य है उसको हम पा सकते हैं। महात्मा गांधी के शब्द थे। तो लिख लो ये बात।
गांधी जी ने, लिख लो, गांधी जी ने एक वर्ष में, गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज, गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज मिलने की बात की। ठीक है, कि एक वर्ष में हमें ये कार्य, हमें ये जो हमारा लक्ष्य है ये मिल जाएगा। कितने सालों में? एक साल में, अगर हम इस चीज को अच्छे से करते हैं तो। और इसी को देखते हुए अहिंसात्मक आंदोलन, कौन सा आंदोलन? अहिंसात्मक आंदोलन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं हुआ था। और इसी हिंसा की वजह से एक चौरा चौरी घटना, एक हिंसात्मक घटना थी, जिसकी वजह से ये क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। तो अहिंसात्मक आंदोलन था ये, जिसमें दो चीजें बनाई गई। एक नकारात्मक, यानी उसके नकारात्मक कार्य दिखाए गए। इसका प्रारूप कैसा बना? इस आंदोलन का प्रारूप था कि एक ऐसा प्रारूप बनाया गया उस आंदोलन में, अहिंसात्मक आंदोलन में, कि उसके कुछ नकारात्मक कार्य भी थे और कुछ सकारात्मक कार्य भी थे, जो महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए। नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक क्या था, सकारात्मक क्या था, ये देख लेते हैं एक बार, फिर इसके विरोध के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, नकारात्मक ये था कि बहिष्कार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। किस चीज का बहिष्कार किया जाएगा? ये इसके नकारात्मक कार्य था। नकारात्मक कार्य का मतलब हो गया बहिष्कार। क्या हो गया? बहिष्कार। तो किस किस चीज का बहिष्कार करेंगे? देखो, जो स्वदेशी आंदोलन में चल रहे थे वो सभी चीजों का यहां पर बहिष्कार होगा। जैसे सरकारी उपाधियां और पदक, जो भी सरकारी उपाधि है या पदक है उसका बहिष्कार किया जाएगा। यानी कोई भी सरकारी उपाधि और पदक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो, जब अंग्रेज, आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ उपाधियां लौटाई गई सरकार को। सरोजनी नायडू ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बिल्कुल। तो उपाधि लौटा दी गई। तो उस समय यह बहिष्कार किया गया कि जो उपाधि है और जो पदक है वो क्या करेंगे? उसका बहिष्कार करेंगे। दूसरा था सरकारी दफ्तर का बहिष्कार करेंगे। सरकारी वकील जो वकालत थे वो उसका बहिष्कार करेंगे। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। जितने भी बहिष्कार आप सोच सकते हो सरकारी, उसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, लिख लो कौन दो चार बातें। सबसे ऊपर देखो, पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का बहिष्कार हुआ था? असहयोग। अभी तक लौटा रहे थे, कोई बहिष्कार नहीं था। जिसका मन था वो लौटा रहा था, जिसका मन नहीं था वो रखे हुए था। लेकिन इस आंदोलन में बहिष्कार को क्या हुआ? इसका बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में जो उपाधि मिलती थी या जो पदक मिलता था उसको क्या कर दिया गया? बहिष्कार किया जाने लगा। ऐसा इसलिए किया जाने लगा क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, किसी को उपाधि दे दे। मान लो मुझे कोई उपाधि मिले तो मैं समाज में तनकर खड़ा होकर चलूंगा और किसी से दबूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को उपाधि है। लोगों को हो सकता है मैं नीचा समझूं, हो सकता है लोगों को मैं अलग नजरिए से देखूं। जो मान सम्मान किसी को अगर मिलता है तो वो लोग अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने यह प्रारूप बनाया कि जो भी व्यक्ति के पास जो क्या मिले, उपाधि या पदक, उसका बहिष्कार करेंगे। ना कोई उपाधि लेंगे, ना ही कोई पदक। आज बताइए, हमारे संविधान में उपाधियों का अंत
का एक अनुच्छेद भी है, उपाधियों का अंत। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, आपको भी सर्च करके लाना है कल इसको कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत होता है। भारत में कोई उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे आपने देखा होगा बीपीएससी टीचर मीना कुमारी, ऐसा कुछ कोई नहीं लगा सकता। ये लगाना क्या है, कानूनन अपराध है। समझ में आ गया? तो उपाधियों का अंत हो चुका है। केवल और केवल आप शिक्षा के माध्यम से जो अर्जित किए हो वही उपाधि आप लगा सकते हो। आप जैसे कि अगर किसी ने पीएचडी किया है तो डॉक्टर लगा सकता है, किसी ने एमबीबीएस किया तो डॉक्टर लगा सकता है, किसी ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियर लगा सकता है, किसी ने वकालत किया है, एडवोकेट एलएलबी किया है तो एडवोकेट लगा सकता है। लेकिन अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न नहीं लगा सकता। ये सब उपाधियों का क्या है, अंत है। और ये हमें किसी न किसी अनुच्छेद में ये बताया गया है। कल आपको ये याद ढूंढ कर लाना है। और राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटी में इसका हम चर्चा करेंगे, भी अच्छे से करेंगे। कुछ कारण भी होंगे, कुछ तत्व भी होंगे जहां पर इस चीज की हम चर्चा करेंगे। तो उपाधियों का अंत का बहिष्कार हुआ। सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज सभी का क्या हुआ, अंत हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। इवन कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो महात्मा गांधी ने तर्क देते हुए कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या किसी एक संस्था के खिलाफ हम आंदोलन नहीं कर सकते। ये आंदोलन विदेशी वस्तुओं का है। अगर हम अंग्रेज का बंद करते हैं और अमेरिका से कोई सामान आ रहा है तो अगर उसका बहिष्कार नहीं करेंगे तो हो सकता है अंग्रेजी वहां जाकर उस चीज़ को अप्लाई करें अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम किसी एक संस्था को, किसी एक कंपनी को हम ऐसे नहीं कह सकते। तो महात्मा गांधी ने कुछ चीजें करे। तो कौन कौन सा था, लिख लो पहले। एक बहिष्कार किस किस का, सबसे पहला सबसे अधिक जो हुआ था वो था उपाधि और जो पदक थे उसका बहिष्कार। दूसरा सरकारी कॉलेज, स्कूल का बहिष्कार। सरकारी नौकरी का बहिष्कार। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का अधिकार कि हम विदेशी सेवा कोई नहीं लेंगे। भाई जब विदेशी सेवा बंद कर देंगे तो देखो आदमी टूटता है फाइनेंशियल की वजह से, अपने आर्थिक रूप की वजह से टूटता है कोई आदमी। तो उस समय चाह रहे थे कि अगर हम विदेशों का कोई चीज़ नहीं लेंगे तो आर्थिक रूप से टूटेंगे, तो हमारी बात मान लेंगे। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन की कंपनी को, शासन को, संसद को आर्थिक रूप से हानि, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। और जो भी यहां पर नियम कानून बनाया जाएगा हम उसका भी क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर वह हमारा बात नहीं मानेंगे तो, यानी हमारी मांगों को नहीं पूरा करेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे बहिष्कार करेंगे, एक और शब्द लिख सकते हो जैसे दमनकारी। दमनकारी, दमनकारी कानून, दमनकारी कानून का बहिष्कार करेंगे। जैसे अगर मान लो इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे सारे जैसे रोलेट एक्ट बनाया था कि आपको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना आपको कोई वकील करने के, ना अपील, ना दलील। तो ऐसे कानून अगर आते हैं आगे तो हम इसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी इसमें आप दो बातों को इंपॉर्टेंट रख सकते हो, एक दमनकारी कानून का बहिष्कार करना, विदेशी, और एक उपाधि और पदक। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट हैं, यानी नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य। कि कौन से नकारात्मक कार्य थे, तो नकारात्मक कार्य में क्या हुआ, बहिष्कार। किस किस का बहिष्कार हुआ, उपाधि का, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी शिक्षा जो भी था
इन सब का अंत हुआ। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करने लगे लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करने लगे, जो दमनकारी कानून था उसका क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। तो हमने देखा कुछ नकारात्मक। अब लिखो सकारात्मक कार्य, लिखो सकारात्मक भी। इसमें टोटल उन्होंने 18 कार्यों की सूची बनाई। इसमें इन्होंने कितने कार्यों की सूची बनाई, और 18 सूचियों जितनी भी थी वो समझ लो कि समाज से संबंधित थे। अब बताओ सकारात्मक होंगे या इसको रचनात्मक कह सकते हो, रचनात्मक कार्य, यानी कुछ रचनात्मक कार्य भी यहां पर किए गांधी जी ने। तो टोटल 18 कार्यों की सूची उन्होंने बनाई, और उस 18 के 18 में समाज से संबंधित थे, क्योंकि ये लड़ाई किसके लिए थी, समाज के प्रति थी। तो यहां पर जो बातें करेंगे वो किसकी करेंगे, समाज से। तो समाज से संबंधित इन्होंने 18 बातों की चर्चा यहां पर किया है। अब इन्होंने 18 बातों की चर्चा यहां क्यों किया है, उसके बात हम कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ जाए 18 कार्य क्यों थे। और भी ज़्यादा कार्य हो सकते थे, लेकिन इन्होंने इस 18 कार्य को रखा। जैसे मान लो आंदोलन है, तो आंदोलन में भूख हड़ताल करना पड़ सकता है, किसी को हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है, किसी को लाठी डंडे भी खाने पड़ सकते हैं पुलिस के द्वारा। तो कुछ ऐसे कार्य थे, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हुए थे जो कहते थे हमें लाठी डंडा नहीं खाना, हमारी घर की ऐसी स्थिति नहीं है, मैं इकलौता हूँ जो मैं घर को चलाने के लिए आगे उठकर आता हूँ, तो वो लाठी डंडा जेल में तो जाएगा नहीं। तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाए जो लोग इसमें शामिल हो जाए और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दे। यानी उन्होंने ये जो बनाया था अपने उस आदमी को, उस व्यक्ति को, पूरे लोगों को, भारत के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये चीजें उन्होंने बनाया। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि मुझे डंडे से डर लगता है, मुझे गोली से डर लगता है, मुझे जेल नहीं जाना, मेरी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में कोई नहीं है, मैं आपका सहयोग तो करना चाहता हूं। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, आप करना चाहते हो तो आप उस चीज़ों में मत जाओ, आप क्या करो, आप वन की रक्षा करो, यानी वन जो है जंगल है उसकी रक्षा करो, आप समाज में जाकर आप साफ सफाई का ध्यान रखो, आप लोगों को जाकर जागरूक करो। तो उन्होंने कुछ कार्य ऐसे दे दिए लोगों को कि जो लोग न शामिल होते हुए भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। जैसे मान लो किसी को डर लगता है जेल जाने से, तो क्या वो उस आंदोलन में शामिल होगा, नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने अब इस 18 कार्यों की सूची में ऐसे ऐसे कार्य डाल दिए कि जी लोग खुश होकर उसको काम करते थे, जिससे क्या है उस आंदोलन को और ज्यादा स्वरूप मिल गया। तो क्या क्या थे, लिख लो दो चार बातें। उन्होंने बोला कि, जैसे बोला कि आप जाइए, आप इस आंदोलन में हिंसात्मक या अहिंसात्मक तरीके से नहीं काम करना चाहते हो आप, तो आप क्या करिए, आप लोगों को बोलिए मद्य निषेध के लिए। मद्य मत क्या होता है, कौमी एकता, कौमी समझते, कौम जैसे कास्ट होता है ना, जाति, आप उनकी एकता, कौमी ईस्ट मतलब कि कौमी एकता की बात करें, या जाके आप जाकर बात करें अस्पृश्यता का निषेध करें। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत जो होते थे, आप उसको जाकर क्या करें, निषेध करें, लोगों को समझाएं। आप स्वावलंबन बने, यानी आप अपने ग्राम खुद का उद्योग चलाएं, आप छोटे छोटे लघु उद्योग चलाएं, कुटीर चलाएं, खादी उद्योग चलाएं आप। क्योंकि महात्मा गांधी का सत्याग्रह से क्या, जब उन्होंने फिनिक्स आश्रम शुरू किया था तो उसमें क्या था, शिक्षा, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, इन्हीं का तो पाठ पढ़ाया जाता था। तो वो पाठ अब तक चलाए जा रहे थे, उन्होंने उसी के आगे को प्रोसीड किया उन चीजों को। और स्वावलंबन, जैसे आप क्या करें, आप लघु उद्योग चलाएं, आप स्वावलंबन बने। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इस अहिंसा के अंदर में, इस आंदोलन के अंदर में आप इस तरीके से कार्य हमारा कर सकते हैं। आप शिक्षा को बढ़ावा दें, आप शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें,
आप पशुधन की तरफ बात करें, आप पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण स्वच्छता की बात करें आप लोगों से जाकर, आर्थिक समानता, राष्ट्रभाषा, आप इनकी बात करें यहां पर जाकर। अरे ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिस्ट बनाया था। आर्थिक समानता, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कार्य लिखे थे। बस इनका मेन उद्देश्य क्या था कि आप असहयोग आंदोलन में अगर आप डायरेक्टली रूप से हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्टली इन कामों को आप समाज में जाकर करें, जिससे क्या होगा, हमारा आंदोलन और सफल होगा। तो महात्मा गांधी ने इस चीज का प्रारूप तैयार किया कि हम कुछ नकारात्मक कार्य करेंगे और कुछ क्या करेंगे, सकारात्मक या रचनात्मक कार्य करेंगे। तो उन्होंने इस चीज की लिस्ट बनाई और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लोगों से इसको सम्मिलित होने के लिए कहा। यहां पर नकारात्मक कार्य में उन्होंने बहिष्कार किया, या तो विदेशी वस्तुओं का, और जो ब्रिटेन की चीजें थी, सरकारी चीजें, उनका उन्होंने बहिष्कार करवाया। यहाँ पे जिस तरीके से स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे उस तरीके का ही आंदोलन यहाँ पर उन्होंने स्थापित करने की बात करी। लेकिन वहां पर महात्मा गांधी नहीं थे, वहां पर लोग अपने इच्छा से बहिष्कार कर रहे थे। लोगों ने कपड़े जलाए, होलिका का दहन किया था वहां पर, होली कपड़ों का होलिका, विदेशी वस्तुओं को जला दिया था उन्होंने। लेकिन यहां पर हिंसात्मक कोई क्रिया नहीं हुआ। तो ये हमारे नकारात्मक कार्य है और सकारात्मक कार्य है। जब इसका प्रस्ताव पारित हो गया, कुछ कार्य निर्धारित हो गया, तो लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध के बारे में लिख लेते हैं, विरोध क्या क्या था, लिखो विरोध। तो असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ, कुछ कार्य निर्धारित हो गए, तो इसका लोगों ने क्या किया, विरोध किया। लिखो विरोध। 2-3 नाम याद रखना है विरोध में। जैसे प्रथम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और महात्मा गांधी की आपस में कभी नहीं बनी। अगर कभी क्वेश्चन आए तो एनी बेसेंट और महात्मा गांधी दोनों को आप हमेशा विपरीत रखना। एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ एनी बेसेंट। अगर महात्मा गांधी समर्थन हो तो एनी बेसेंट वहां नहीं रहेगी समर्थन में। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है ताकि आपको क्वेश्चन को जो आंसर है वो मिल सके। उनके दोनों की विचारधारा क्या थी, अलग थी। तो महात्मा गांधी को उन्होंने कहा इसका विरोध क्यों किया। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, मतलब ये कानूनी तरीके से क्या होना चाहिए, इस आंदोलन का शुरुआत होना चाहिए कानूनी तरीके से। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि अगर हम कानूनी करेंगे तो हमें वो चीज़ जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से एनी बेसेंट की विचारधारा चेंज हो गई, ठीक है, जब उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकृत कर लिया था कि हम आपको धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आपको स्वराज दे देंगे, तो वो इस बात को लेकर एनी बेसेंट हमेशा आगे रहती थी, क्योंकि उन्हीं के इस मांगों को लेकर एनी बेसेंट को रिहा करवाया गया था। और यह क्या था कि जब उन्होंने बातें मांग ली थी तो उन्होंने हर बात इस चीज़ को रखा कि जो कानूनी तौर से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जब महात्मा गांधी ने, पता है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें होम रूल लीग जो था उसका भी क्या करा, प्रयोग किया था। खिलाफत आंदोलन में लोगों को इकट्ठा किया था ना होम रूल लीग से, तो उन्होंने इस आंदोलन में भी होम रूल लीग का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो जब महात्मा गांधी इसका प्रयोग कर रहे थे तो एनी बेसेंट ने यहां से इस्तीफा दे दिया। एनी बेसेंट ने क्या कर दिया, अब इस्तीफा दे दिया तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा इसका। तो महात्मा गांधी जी बोले कि मैं ही इसका अध्यक्ष बनूंगा। तो इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी जी इसके क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। तो एनी बेसेंट ने इस जगह पर आकर इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी जी क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और वो कुछ परिवर्तन चाहते थे। क्या चाहते थे कि भाई जो होम रूल लीग है उसका नाम और उद्देश्य है वो अब चेंज हो जाए, क्योंकि
जो मेन होम रूल लीग था वो समाप्त हो चुका था। महात्मा गांधी की विचारधारा भी चेंज हो गई थी क्या, कि भाई अब हम चाहे अंदर जो ब्रिटेन की संसद है, सरकार है, उसके अंदर रहकर हम अपने स्वराज को हासिल करें या उसके शासन के बाहर जाकर। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया कि लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कैसे किया कि उस संस्था का नाम और उद्देश्य को बदला जाए, उसका नाम और उद्देश्य को क्या करा जाए, बदला जाए। उन्होंने, ठीक है, क्यों दिया, क्यों ऐसा किया, उन्होंने ऐसा चाहते थे क्योंकि वो किसके सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना कितने कमेटी के, यानी कितने कमेटी के समिति के सदस्य थे। पहला कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा अरे होम रूल लीग। जब वो गिरफ्तार किया गया था एनी बेसेंट को, तो कुछ लोग वहां पर सदस्य बने थे ना, तो सदस्यता कब ली थी इन्होंने, तो वो चाहते थे कि जब वो सदस्य थे तो उन चीज़ों का ना क्या हो, नाम या उद्देश्य क्या हो, उनका चेंज हो। ठीक है, चलो, तो कुछ लोगों ने और विरोध क्या, लिखो, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास, और तीसरे थे विपिन चंद्र पाल। इन्होंने विरोध कैसे किया, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव केंद्रीय विधान की चुनाव, भाई महात्मा गांधी ने क्या कहा था अपने नकारात्मक कार्य में कि हम किसका बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरी का, सरकारी सभी चीजों का। तो केंद्रीय विधानसभा क्या था, सरकारी था, जिसमें चुनाव होते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और विपिन चंद्र पाल चाहते थे कि इसमें हम अगर बहिष्कार करेंगे तो हमें आंदोलन नहीं, हमें जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य वो पूरा नहीं होगा। तो वो क्या चाहते थे कि अगर हम चुनाव लड़कर अगर हम विधान परिषद में जाते हैं तो हम अपनी मांगों को और अच्छे से पा सकते हैं। तो इन लोगों का जो मन था कि केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव लड़कर उद्देश्य क्या पाना था, उद्देश्य पाना था। ये चाहते थे कि हम चुनाव लड़कर, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़कर हम इसका क्या करेंगे, उद्देश्य पाएंगे। लेकिन बाद में ये इस चीज को सहमत हो गए थे और चुनाव भाग नहीं लिया, और इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। बाद में एक व्यक्ति है जो इसका विरोध करेंगे और चुनाव में भाग ले लेंगे। तो उसका इसलिए यहां पर सवाल बनता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति केंद्रीय विधानसभा में भाग लिया और नहीं लिया। तो किसने लिया था, नहीं लिया था, ये हमें विवरण लेंगे। तो नहीं किसने लिया था, मोतीलाल, देशबंधु चितरंजन और विपिन चंद्र पाल। लेकिन एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाग लिया था। तो लिख लो कौन थे व्यक्ति, यहीं पर लिख लो ताकि ध्यान रहेगा। जो विरोध कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, ये कौन थे, जब होम रूल लीग बन रहा था तो उस समय कांग्रेस का, यानी आप कह सकते हो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ तो एक हम पढ़ा है हमने कि एक भारतीय उदारवादी कमेटी का गठन हुआ था। भारतीय उदारवादी कमेटी का एक गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया चुनाव पर, और चुनाव में भाग लिया था इन्होंने।
चुनाव में क्या किया था? भाग लिया था। ठीक है। भारतीय उदारवादी कमेटी दल के अध्यक्ष थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो 1919 में बना था। तो उसमें क्या थे? उन्होंने चुनाव में भाग लिया था। तो कुछ लोग थे जो यहां पर बहिष्कार किया था। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जो उन्होंने बहिष्कार करते थे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में किसने भाग लिया, किसने नहीं लिया, एक ये। दूसरा, एनी बेसेंट ने कब इस्तीफा दिया था होम रूल लीग से? याद करो, मैंने दोनों क्वेश्चन पढ़ा था। एनी बेसेंट अभी पढ़ लिया एक प्रश्न कि होम रूल लीग से स्थापना कब, इस्तीफा कब दिया? 1920 के असहयोग आंदोलन में इस्तीफा कब दिया था? असहयोग आंदोलन में। और कांग्रेस से स्थापना कब दिया था उन्होंने? कांग्रेस से उन्होंने अपना त्याग पत्र कब दिया था? एनी बेसेंट भारत की, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने होम रूल की स्थापना की सबसे पहले, जो ख्याल आया था, लेकिन बना था किसका? तिलक जी का। बाद में इन्होंने बनाया था मद्रास में, अड्डार जगह नाम पे। इन्होंने होम रूल लीग से त्यागपत्र कब दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान। और कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा कब दिया? 1925 के अधिवेशन के बाद। यानी 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने क्या दिया? इस कांग्रेस का त्यागपत्र दे दिया और वहां पे समाज सेवा में लग गई। और 1933 में उनकी मृत्यु हो गई। तो एनी बेसेंट ये थे जो हमेशा महात्मा गांधी के क्या थे? विरोधी थे। तो हमने देखा कि कुछ विरोध भी हुए। तो विरोध किस किसने किया? उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव कैसे रखे गए? ये सारे चीज हमने पढ़ा। आगे की जो वो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।